बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ ऐसी खबरें आज के जो हिला कर रख देंगी। यानी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पे इस लेवल तक पहुँच जाएगा। मैं ये खबर आपको बताता हूँ, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन हुआ पाकिस्तान में। इसमें आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शिकवे भी करते रहे कि हमारी भी बात सुने, हमें ही बातें सुनाई जा रही हैं, हमसे आप ही बात कर रहे हैं। तो ना कोई प्लान दिया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ना कोई हिकमत अमली बताई गई, ना कोई रोड मैप है। एयरपोर्ट तक के ऊपर तो इनको इज्जत मिलती नहीं है। हर जगह पे ये परेशान होते हैं। इनकी जायदादों पे पाकिस्तान में कब्जा हो जाता है, कोई छुड़वा नहीं सकता। तो ओवरसीज़ के हालात पाकिस्तान में क्या होते हैं हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। ये वो ओवरसीज़ है जिन्हें वोट डालने का हक भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक नहीं दिया। इसीलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं कि इमरान खान साहब इनको राइट्स लेकर देते थे। इमरान खान साहब कहते थे इनको वोट डालने का हक मिलना चाहिए, लेकिन इन्हें वोट डालने का हक नहीं मिला बदकिस्मती से पाकिस्तान में, कि ये बाहर बैठ के दुनिया के कई ममालिक में उनको अलाउ होता है कि वो वोट डाल सके, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए ये हक नहीं देते कि इन्हें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 100% ही इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं कितने मुल्क घूम घूम के यहाँ बरतानिया पहुंचा, बेशुमार लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मुझे शादो नादर शायद को बंदा याद भी नहीं, कोई कदम मिला हो कि जो ये कहे कि वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता। यानी सारे लोग ही इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। बंदा ढूंढने से नहीं मिलता कि जो कहीं और सपोर्ट कर रहा हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या सियासतदानों को, किसी और जमात को सपोर्ट करे, ऐसा बंदा नहीं मिलता। तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्होंने वोट डालने का हक भी नहीं दिया। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट में आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का यह ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? तो यह बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। ना तो मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, ना ही मुट्ठी भर लोग एक बंद कमरे में बैठकर पाकिस्तानियों की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और इस मुल्क के लोग ही इसकी तकदीर का फैसला करेंगे। फिर आर्मी चीफ कहते हैं जी कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े, आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी निबर्द आजमा हो सकती है। देखिए, लोग फौज के साथ तो खड़े हैं, लेकिन जो फौजी क़यादत है उससे लोगों के शिकवे और शिकायतें हैं। एक गैप पैदा हो गया। इसी वजह से पाकिस्तान की फौज में और पाकिस्तान की अवाम में एक गैप पैदा हो चुका है। इमरान खान साहब ये दावा करते हैं, सब लोग ये कहते हैं। हम जितने अपने फौजी दोस्तों से मिलते हैं, उनसे हमारी बात होती है, वो सब ये कहते हैं कि वाकई में ये गैप पैदा हो गया है। आप कोई भी सर्वे करवा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को चाहती है, वो उसको मैंडेट देती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जबरदस्ती इन लोगों को लेकर आई जिन्हें पहले चोर और डाकू साबित कर दिया गया कौम की नजरों में, और अब उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में लाकर मुसल्लत कर दिया गया है। इन पॉलिसीज की वजह से लोग अपने फौजी इदारे से दूर होते चले जा रहे हैं, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से हो रहा है। देखें, इसका पता करना है तो आप जनरल बाजवा से पता कर लें कि क्या वो आज़ादी से फिर सकते हैं बाहर दुनिया में बगैर प्रोटोकॉल के। नदीम अंजुम साहब को बताया ना वो कितना किस मुल्क में है, कहाँ वो लोगों को फेस कर रहे हैं। कादी फायद ईसा को देख लेना, कादी फायद ईसा कहीं पे भूलिया बदल के बेचारे फिर रहे हैं, सामने नहीं आ सकते। फिर आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हमारा बिगाड़ा हमारे अपनों ने बिगाड़ा, हमने खुद बिगाड़ा। जबरी तौर पर इंसानों को लापता करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा फिर नस्लें काटती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी महरूमियाँ और ऐसे मजालिम बलूचिस्तान के लोगों के साथ किए गए हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। एक दौर में हमने ऐसी गलतियाँ बांग्लादेश के लोगों के साथ की थी जो आज हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं। अफसोस, हमने कुछ नहीं सीखा। अब ये मैं आपको बताऊंगा बलूचिस्तान के लोगों के साथ धोखा कैसे हुआ। साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ कहते हैं कि हम पाकिस्तान को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था। आप हमेशा अपना सर फखर से बुलंद रखें, क्योंकि आपका ताल्लुक किसी आम मुल्क से नहीं है, बल्कि आप एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं। बात ठीक है, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा था कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है। और सियासत में ये आर्मी चीफ साहब भी जानते हैं, पूरी फौज जानती है कि फौज बदकिस्मती से सियासत में किरदार अदा करती है और कायद-ए-आज़म के फरमुदात की खिलाफ वर्जी करती है। कायद-ए-आज़म ने जो कहा, साबिक जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि कायद-ए-आज़म के जो फरमुदात है उनको बुला दिया, उन्हें दफन कर दिया जो उन्होंने कहा था, और एक जिना हाउस को लेकर के इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया पूरे पाकिस्तान में, जिसका मुझे भी नहीं पता था कि यह पहले यहाँ जिना हाउस होता था। सब ये जानते हैं कोर कमांडर हाउस है। लेकिन जब एहतजाज हुआ और एक अजीबोगरीब सिचुएशन इस मुल्क में बन गई, तो अब वो जिना हाउस है और उसके ऊपर बाकायदा वहाँ पर तकरीबात होती हैं। आर्मी चीफ ने कहा जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। देखिए, कहानी तो फिर ये भी सुनानी पड़ेगी कौम को कि आधा मुल्क टूटा कैसे। ये भी बताना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान हासिल किया तो फौज ने नहीं किया, अवाम ने हासिल किया था। लेकिन जब पाकिस्तान टूटा तो फौज ने बांग्लादेश में सरेंडर किया था।
जब पाकिस्तान टूटा तो उसके लिए जिम्मेदार उस वक्त का फौजी डिक्टेटर जनरल याह्या खान था और उसका चमचा जुल्फिकार अली भुट्टो था। तो उस वक्त मुल्क टूटा सियासतदानों और ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के रहनुमा जनरल याह्या की वजह से। कौम को यह भी बताना पड़ेगा, आने वाली नस्लों को जब तक हम ये कहानी नहीं सुनाएंगे तब तक हमारा किबला दुरुस्त नहीं होगा। और ब्रेन ड्रेन ये होता है कि आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके पढ़े लिखे लोग, आपके सरमायाकार, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में पैसा लगाना था और दिमाग लगाना था, वो लोग पाकिस्तान को छोड़कर तेज़ी से बाहर मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। यहाँ बरतानिया में मुझे अक्सर लोग मिलते हैं कि हम पाकिस्तान से मायूस होकर यहाँ आ गए, हम वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ हमें ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है, यहाँ हम सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारा और हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो कुछ कर दिया है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो वो मायूस होकर यहाँ पर आ रहे हैं। अब आर्मी चीफ कह रहे हैं इसको ब्रेन ड्रेन ना कहा जाए, इसको ब्रेन गेन कहा जाए। भी मजदूरों को आप बाहर भिजवाएं, टेक्निकल लोगों को बाहर भिजवाएं, आप अपने ब्रेन को तो बाहर नहीं भेज सकते ना। जिस डॉक्टर के ऊपर, जिस इंजीनियर के ऊपर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं बतौर कौम, इतनी मेहनत करते हैं, वो बजाय कि आपके मुल्क को आगे लेकर चले, वो जाके यूरोप की और अमेरिका की खिदमत करेगा, बैरून मुल्क चला जाएगा सरमाया लेकर, सरमायाकार भी। तो ये तो पता नहीं आर्मी चीफ ने ये क्यों बात की, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी। एक और स्टेटमेंट आर्मी चीफ ने दिया, उन्होंने कहा कि मैं आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो तमाम अक़वाम आलम पर पड़ती है। अब मैं ये बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखने हैं ना, तो जनरल बाजवा से कहें कि किसी भी यूरोपीय मुल्क में खुला फिरे, जज्बात पता चल जाएंगे। जनरल नदीम अंजुम अभी रिटायर हुए, DG ISI, उन्हें कहेंगे किसी भी मुल्क में खुला फिरें बगैर प्रोटोकॉल के, सिक्योरिटी के, आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात पता चलेंगे। आप अपनी इस हुकूमत के किसी भी बंदे को कह दें, खुद आ जाएं, किसी को भी आर्मी चीफ साहब कह दें कि जनाब बाहर फिरना है, यूरोप के किसी मुल्क में बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के खुला फिरें, देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात वो क्या है, आपको वही पता चल जाएगा। ये जो जज्बात एक बंद कमरे में दिखाए गए हैं, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी लाए गए हैं, मुबैना तौर पर $3000 के एवज के, बहुत सारे लोगों के बारे में दावा किया गया कि $3000 खर्चा गया, बंदों को प्रोटोकॉल दिए गए, बंदों को अच्छी रिहाइश दी गई, अच्छा खाना दिया गया और ट्रैवलिंग टिकट दिए गए, तो बंदे पहुंच गए। अब बंदे वहाँ ये कह रहे हैं जनाब हमारी भी बात सुने, हम भी आए हुए हैं, हमें बात करने का मौका भी दें। बहरहाल इस पर हम बात करते रहेंगे। एक और पाकिस्तान ने जो बहुत अजीबोगरीब काम कर दिया, जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था, वो काम क्या है, मैं शुरू करता हूँ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की ट्वीट से। वो ये कहते हैं कि शहबाज हुकूमत की फ़लस्तीन से गद्दारी, गज़ा की पीठ में खंजर घोंप डाला, जबकि गज़ा लहूलुहान और आखिरी सांसें ले रहा है। अब हुआ यह है कि अमेरिका में जो एक ज्यूज़ की एक तंजीम है, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का शुक्रिया उन्होंने क्यों अदा किया, ये मुश्ताक साहब के इसमें हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान से एक खुफिया दौरा हुआ था, एक वक्त गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब पाकिस्तान की हुकूमत ने बराह रास्त ये कारनामा सर अंजाम दिया, जिस पर यहूदी अमेरिकन कांग्रेस से शाबाशी भी वसूल की है। अमरीकी यहूदी कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद से इंतहाई सख्त दफ़ात को निकालने और 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमलों की मजम्मत करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। कि पाकिस्तान ने मजम्मत की है कि जनाब इसराइल के ऊपर जो अटैक किया गया 7 अक्टूबर को, उसकी हम मजम्मत करते हैं, और साथ ही साथ जो सख्त तरीन दफ़ात थी जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल में मौजूद थी, जो करारदाद थी उसके अंदर मौजूद थी, वो दफ़ात जो सख्त थी वो निकलवा दी। अब तफसीलात वो बता रहे हैं। नंबर 1, 7 अक्टूबर के दहशतगर्द हमलों की बाज़ाब्ता मजम्मत, ये पाकिस्तान कर रहा है बकौल इनके। नंबर 2, इसराइल के शहरी इलाकों पर रॉकेट हमलों पर वाज़ेह तनकीद और मुसल्लह ग्रुपों के बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का बिलवास्ता जिक्र। नंबर 3, इसराइली हुकाम के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल निज़ाम कायम करने की शिक का खात्मा कर दिया गया। इसकी जगह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को एक गैर पाबंद तजवीज़ दी गई है। फिर कैदियों, ख़वातीन कैदियों और लाशों की हवालगी से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी मेयार का हवाला, जो कि हमास पर बिलवास्ता एक तनकीद है। अमरीकी यहूदी कांग्रेस ने OIC और पाकिस्तान पर जोर दिया है, डू मोर का उन्होंने मुतालबा भी किया है कि आइंदा करारदादों में हमास की बराह रास्त मजम्मत करें और यहूदी यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा वाज़ेह तौर पर शामिल करें। अब ये जनाब उनकी प्रेस रिलीज़ है, उसका लिंक भी साथ डाला हुआ है, और ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने ये ट्वीट किया है। इसमें जनाब एक जो स्टेटमेंट है वो आर्या मकबूल जान साहब का भी है, और एक एहसन इकबाल साहब का भी है, और एक शहबाज शरीफ साहब का भी है। आप अंदाज़ा करें, आर्या मकबूल जान साहब कहते हैं कि अमरीकी यहूदियों की तंजीम ज्यूइश कांग्रेस ने पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे में पेश की गई करारदाद में से जो सख्त हिस्से थे वो निकलवाए, और हमास की भी मजम्मत की। अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आगे आगे देखें ये क्या करते हैं। ये जनाब आर्या मकबूल जान साहब कह रहे हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब जो बड़ी गहराई से इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इसराइल के मामले के ऊपर, ईरान के मामले के ऊपर,
अमेरिका और चाइना के मामले के ऊपर ये अक्सर बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स जो है वो शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन पे अपना तजिया भी देते हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब कहते हैं कि ये क्या कर दिया पाकिस्तानी हुकूमत ने इसराइल के हक में, तुफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मुसव्वदे से वो शर्त निकाल दी जिसके तहत इसराइल की हुकूमत के वज़रा को फ़लस्तीन में कत्लेआम पर मुकदमा हो सकता था। यानी इसराइली वज़ीरों पे मुकदमे हो सकते थे कि आपने फ़लस्तीन में कत्लेआम किया है। वो शिक पाकिस्तान ने निकलवा दी। मीर मोहम्मद अली खान ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ये क्या कर दिया उन्होंने, अल्लाह अकबर, ये कैसा जुल्म कर दिया फ़लस्तीनियों के साथ कि इसराइल की हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। अब ये हुकूमत नहीं है, ये अमेरिकन जूइश कांग्रेस है और इनका बाकायदा ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या किया। वैसे अगर गौर करें आप तो जनरल बाजवा के दौर से ये जोर लगाया जा रहा है कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी बदले। अवाम बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये सोच चुकी है कि इसराइल के बारे में हमने पॉलिसी कुछ और रखनी है। यहाँ पे जनाब असेंबली में तकारीर करवाई जा रही हैं, यहाँ मौलवियों के बयान दिलवाए जा रहे हैं और उधर क्या कार्रवाई डाल दी गई है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ। और शायद इसी कार्रवाई को छुपाने के लिए या इसी कार्रवाई से जान छुड़ाने के लिए ये थोड़ी सी पाकिस्तान में बयानबाजी करवाई गई है। तो पाकिस्तान में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते, आपको पुलिस मारती है, आपको उठा के गायब कर दिया जाता है, टॉर्चर होता है। आप फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरा नहीं कर सकते, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है। और ये एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा से ज़्यादा मैंने होता हुआ पाकिस्तान में देखा है। पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है। जो वफ्द इसराइल गया था मुलाकातें करने के लिए, उसने वहाँ इसराइली मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए उन लोगों ने बातचीत की तो उसमें उन्होंने ये बातें की हैं वहाँ पे भी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अब हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट वो इसराइल के बारे में बड़ी पॉजिटिव है और अवाम नहीं है। ये उस वक्त ने भी ये बातें की हैं और उन्होंने बड़े हकायक उस वक्त बताए थे। इस पर एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट जरा सुने। वो ये कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ मुसलमानों के पास ना सियासी, ना सफारती और ना ही इक्तसादी ताकत है। और पाकिस्तानियों को अभी 70 साल चूरन बेच दिया कि हम इसराइल जाएंगे, हम ये करेंगे, हम जेरूशलम फतह करेंगे। वो लाल टोपी वाले ने छलांगे मार मार के, ये वो पाक फौज है जो काले झंडे लेकर इसराइल की तरफ मूव करेगी, ये जाएगी जाके जेरूशलम को फतह करेगी। ये कहानियां उसने लाल टोपी वाले ने सुनाई हुई है पूरी कौम को। और यहाँ जनाब वफाकी वजीर कह रहा है कि जनाब साढ़े पल्ले कख नहीं, हम कर ही कुछ नहीं सकते। साफ उसने जवाब दे दिया है। अच्छा, इसमें शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है जरा वो देखें आप। शहबाज शरीफ कहता है कि जी गजा और कश्मीर के लिए इस नाचीज़ ने और इस हुकूमत ने करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कासी की है। वो आपके सामने है। जो आपने जज्बात की अक्कासी की है ना, वो ये सामने आपके आ चुकी है। ज़रा आप देखें कि आपने जो किया। आज अमेरिकन जूइश कांग्रेस के लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, ये आपने किया है। और पाकिस्तान ने वो मुश्किल चीज़ें जो इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी कि जंगी जराइम के हवाले से, वो पाकिस्तान ने निकलवाई हैं बकौल इस कांग्रेस के। और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का और मुतालबा कर रहे हैं कि जरा अगली दफ़ा और खुलकर आए। नाज़रीन, जरा माइंस वाले बिल की तरफ आ जाए। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल का जो है वो वाइट पेपर जारी कर दिया। यानी ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर और उनका जो ग्रुप है वही ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके ये बिल पास करवाया जाए। यानी यहाँ पे जो वाइट पेपर जारी किया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी? इमरान खान ने मना कर दिया, अभी करनी नहीं, इसके ऊपर कोई बिल पास ही नहीं करना, तब तक नहीं करना जब तक कि मैं बुलवा नहीं लेता। अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग आए मेरे साथ, आके बैठ के बात करें, मुझे सारी तफसीलात बताएं, उसके बाद फैसला मैं करूँगा कि करना है या नहीं करना। ये वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, इन्हें बहुत जल्दी है ये बिल पास करवाने की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजव्वदा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कि कोई माफिया अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्लाहात की मुखालफत कर रहा है। वाइट पेपर जनाब इन्होंने जारी कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे जितने लोग आइन और कानून को समझने वाले वो सारे कह रहे हैं 2 नंबरी हो रही है। सूबाई इख्तियारात जा रहे हैं वफाक के पास, SIFC के पास चला जाएगा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के कंट्रोल में चला जाएगा। हुकूमत जाली है, वो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेचेगी। होना ये चाहिए ना कि ओपन बिडिंग हो, कानून के मुताबिक हो, बैन अल-अक़वामी सरमायाकार आएँ, वो पाकिस्तान में मशीनरी लगाएं, मादनियात यहीं से निकलें, यहीं पर उनकी प्रोसेसिंग हो, यहीं पे उनकी ग्रेडिंग हो, यहीं पे उनको जो है वो फाइनल शेप दी जाए, वैल्यू एडिशन भी इसी मुल्क के अंदर हो, पॉलिश भी इसी मुल्क के अंदर हो, जिन चीज़ों को करना है, और फिर वो यहाँ से अपनी असली हालत के अंदर दुनिया भर की मार्केट में जाएं ताकि पाकिस्तान मैक्सिमम पैसा कमाए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये ऑप्शन दे। बेशुमार पाकिस्तान में लेबर है। मुझे बताएं ना, क्या बरतानिया में लेबर सस्ती है या पाकिस्तान में? अमेरिका में लेबर सस्ती है या पाकिस्तान में? वहाँ 1 घंटे के अंदर जितने पैसे एक आदमी ले लेता है ना काम करने वाला, यहाँ 24 घंटे में इतने पैसे नहीं लेता। यहाँ जब लेबर सस्ती है तो यहाँ काम क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अंदर? वजह यह है कि मादनियात के अंदर 2 नंबरी करते हैं। वो जो निकलता है आपको बताते ही नहीं है कि क्या निकला है। आप रॉ मटेरियल यहाँ से सारा का सारा वहाँ भेज देते हैं, वो आपसे कहें जनाब 1 किलो निकला है, चाहे निकला हो पीछे से 10 किलो। आपके पास क्या मैकेनिज्म है चेक करने का? कुछ भी नहीं। तो तरीकाकार ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो खजाना है वो पाकिस्तान में निकले, पाकिस्तान में उसका तखमीना लगाया जाए, पाकिस्तान के अंदर उसको जो है वैल्यू एडिशन की जाए, पाकिस्तान उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होना चाहिए। बाहर से लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, पैसा कमाएं, लेकिन पाकिस्तान के पास ज़्यादा पैसा आना चाहिए। बलूचिस्तान को कैसे धोखा दिया गया, ये खबर मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और जनाब ये खबर
दी है साहबजादा हामिद रजा साहब ने। वो कहते हैं बलूचिस्तान के एक रुकन असम्बली ने मुझे बताया कि हमारे सामने अंग्रेजी के अंदर ये बिल लेकर आए थे, ये जो माइंस वाला मादनियात वाला बिल है हमारे सामने लेकर आए अंग्रेजी में, और हमें ये बताया कि ये आपकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल है, इसको पास करवा दें। वो कहते जी हमने इसको पास करवा दिया। बाद में हमें पता चला कि ये दूसरा मादनियात वाला बिल है। ये साहबजादा हामिद रजा साहब ने बताया, कैसा धोखा दिया। अब बलूचिस्तान के जो लोग लाए गए हैं, जिनको लाकर बिठाया गया है 2 नंबर तरीके से, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें अंग्रेजी में पकड़ा दिया मुसवदा कि जनाब इसको पास करवाना है, ये आपकी तनख्वाहें बढ़ने लगी हैं, उन्होंने जनाब पास करवा दिया। और तनख्वाहें क्या बढ़नी थी, वो जो बलूचिस्तान के खजाने हैं वो कहाँ चले गए, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए। अगर तो बिल ठीक होता, उसकी नीयत ठीक होती, तो फिर उर्दू के अंदर लेकर आते, सबको पढ़ने का मौका देते, उसके ऊपर डिबेट होती। कुछ भी नहीं हुआ, आनन फानन पास करवा लिया। ऐसे ही चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। एमएल वली खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए बड़े इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। एएनपी के एमएल वली खान साहब कहते हैं कि वजीरिस्तान में वजीर नहीं जा सकता, ना महसूद जा सकता है, लेकिन 900 किलोमीटर पर चलगोजे के बागात हैं। मुल्क की चौकीदारी करने वाले चलगोजे की चौकीदारी कर रहे हैं, फौज के बारे में कह रहे हैं। करम में लिथियम है तो जंग छेड़ दो, आग लगा दो और कब्जा कर लो। यानी जहां पे अब लिथियम जो है वो फ्यूचर का फ्यूल है, उससे बैटरियां बनेगी। दुनिया की जदीद तरीन बैटरियां जो हैं वो लिथियम से बनेगी। अफगानिस्तान से बहुत लिथियम निकाला इन्होंने, आलमी ताकतों ने। अब करम के अंदर लिथियम है, वो कह रहे हैं तो जंग छेड़ दो, आग लगा दो। ये लड़ाई भी वो कह रहे हैं उन्हीं के खाते में डाल दी। एक्चुअली वो फौज को कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सितंबर तक ये कानून खत्म ना हुआ तो पूरी पख्तून कौम पेशावर की तरफ आएगी और जहां से फौज की सहूलतकारी हो रही है उसी जगह को पकड़ेंगे। एमएल वली खान का माइंस एंड मिनरल एक्ट से मुताल्लिक आगाही मुहिम चलाने और एहतजाज करने का ऐलान। अब इसके खिलाफ पर्चा नहीं होगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। ये जो करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल पता है कि एक लेवल तक करते हैं। ये हमारा आदमी है, हमने इसको लाके सेनेटर बिठाया है, ये हमारे मफादात के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। छोटी मोटी सियासत करेगा, टुक टक करेगा, लेकिन बिल ना ये पास करवा सकता है ना रुकवा सकता है। वो एबिलिटी किसके पास है, पीटीआई के पास है। और वहां अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके बिल के हक में लोगों की राय को तब्दील कर सकें, लेकिन क्या वो ये कर पाए? अभी तक तो नहीं कर पाए। नाज़रीन खबरें और भी हैं, लेकिन इस वीलॉग को यहां रोक लेते हैं। बाकी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।